अरे, ये नहीं आए। चलो, इतनी देर अपन कल जो पढ़ा था एक बार वो रिवीजन करा देता हूँ आपका। हाँ। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आप किसका अध्ययन करते हो रे? आर्थिक गतिविधियों का। और ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किसकी हो सकती हैं? किसी निकाय की, किसी कंपनी की, किसी संस्था की, या कंप्लीट देश की। ठीक है। इसके बाद जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं ये संपन्न किस तरीके से होंगी? उसके लिए दो कार्यों में से एक कार्य कोई सा ना कोई सा होना चाहिए, तब किसी को इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आप मान सकते हो। पहला किसका लेन देन? मुद्रा, पैसे का लेन देन हो। हाँ। अब रुक जाओ, चाय प्या मत किया करो बैठते एक दो। मुद्रा, या तो मुद्रा का लेन देन करो या किसका लेन देन करो रे? मौद्रिक वस्तुओं का। वस्तुएं मैंने आपको कल समझाई थी कि भाई आपने कोई वस्तु एक दी, उसके बदले कौन सी वस्तु लेके आ गए? कोई दूसरी वस्तु लेके आ गए। ठीक है। आजकल तो इसका लेन देन बहुत कम होता है, लेकिन पहले लगभग यही लेन देन चलता था। गाँव में आज भी होता है इसका लेन देन। बोले भाई तेरा बाजरो है, तू बाजरो तो रख ले, बार गेहूं दे दे। ठीक है। ऐसा आज भी होता है गाँव में। तो उसी को आप क्या मान सकते हो? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मान सकते हो। फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है आपका? एडम स्मिथ। ये लाइन याद रखना रे, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो कौन है? एडम स्मिथ। इसका कथन क्या था? ये कौन सी विज्ञान मानता है इसको? धन का विज्ञान, अर्थात वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। कार्ल मार्क्स का क्या कथन था रे? कार्ल मार्क्स का कथन क्या था? इसका सेंटेंस क्या था? कि किसी भी व्यक्ति को या तो उसकी आवश्यकता के अनुसार दो या उसकी क्षमता के अनुसार दो। ठीक है। दो ही तरीके हैं देने के, या तो उसको क्षमता के अनुसार दे दो, यदि उसकी क्षमता लेने की है ही नहीं आपसे, तो आप उसकी नीड है तो दे दो। ठीक है। तो दोनों इसने बात कही थी। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? अच्छा, पहले वाली कौन बोलेगा? द कम्युनिस्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल, इसने क्या कहा था? मानव संसाधनों का विज्ञान। दूसरा लेनिन या रॉबिन्स। ठीक है। इसने क्या कहा था कि पूंजीवाद किसकी ओर लेके जाएगा आपको? साम्राज्यवाद। ध्यान रखना, बोलते टाइम इसको समाजवाद मत बोल देना कि आप लेनिन को कहाँ पढ़ते हो, समाजवाद में पढ़ते आते हो। तो ये कहाँ लेके होता था आपको? साम्राज्यवाद की ओर। और साम्राज्यवाद कौन सा? राजा महाराजाओं वाला। ठीक है। और ये रॉबिन्स कौन से हैं आपके? इसने कहा था कि ये किसका विज्ञान है रे? सीमित सीमित संसाधन या दुर्लभ संसाधन। यहां तक की बात मैंने आपके साथ कर ली थी, यहां तक कल आपको मैंने लिखवा भी दिया था। ठीक है। ये कथन याद रखना, ये कथन बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि किसका कथन क्या है, किसका कथन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जेबीसी, डेल्फर, रिकार्डो, ठीक है, कुछ नाम लिखवाए थे, मील। ठीक है। उनको याद रखना, वो किसके भाग में आते हैं? शास्त्रीय शास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमिकल के भाग में आते हैं वो। ठीक है। अब देखो रे एक बार, आपकी ईयर 1929 एंड 30। ठीक है। इस टाइम पे क्या आते हैं? अरे, इकोनॉमिकल क्राइसिस आती हैं। कहाँ पे? यूरोप एंड अमेरिका में। देखो अरे, यूरोप और अमेरिका में आ गई ना तो पूरा देश प्रभावित होगा ही पूरा विश्व प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है। क्योंकि मैन एक्टिविटीज कहाँ चलती हैं? पूरी की पूरी यूरोप और अमेरिका में। वैसे कायदे से है ना,
खाने और पीने के सामान में यदि कोई पूरा कंट्रोल करता है तो एशिया करता है। कौन करता है? एशिया। आप ड्राई फ्रूट को छोड़ दो, ड्राई फ्रूट के अलावा पूरा एशिया ही हर चीज को कंट्रोल करता है खाने पीने में। ठीक है, तेल उत्पादन है तो तेल उत्पादन में दो ही चीजें कंट्रोल करता है, या तो एशिया कंट्रोल करता है तेल उत्पादन को, या अरब कंट्रियां कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा किसी का तेल उत्पादन में कोई लेना देना नहीं है। नेचुरल गैस में यदि रशिया किंग है तो रशिया अकेला कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि यूरोप और अमेरिका में जब क्राइसिस आती है तो ये इकोनॉमिकल आती है, यानी पैसे के लेन देन वाली आती है कि पैसे की वैल्यू गिरने लग जाती है, बाकी किसी चीज की वैल्यू इतनी नहीं गिरती है। बाकी यदि एशिया में जिस दिन क्राइसिस आएंगे ना, ध्यान रखना लोगों के खाने के लाले पड़ जाएंगे। एशिया क्राइसिस बहुत खतरनाक है। यदि खाने की पूर्ति यदि सर्वाधिक कोई करता है तो कौन करता है? एशिया, क्योंकि दो उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है रे? या तो चीन है या भारत है। कृषि उत्पादन क्षेत्रों में आज भी दो सबसे आगे कौन आते हैं? कृषि, ये चीन या भारत आते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ से करोगे? यहीं से करोगे। जिस दिन यहाँ आ गए ना उस दिन सब निपट जाएंगे एक साथ ही। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। जिस दिन इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे तो इकोनॉमिक्स को कितनों भागों में बांट दिया गया रे? दो, माइक्रो एंड मैक्रो। और इनको बांटने वाला वैज्ञानिक कौन था रे? वो अर्थशास्त्र कौन था? रागनार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो माइक्रो और मैक्रो में होता क्या है, ये किसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है रे? व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और ये कंप्लीट राष्ट्र की इकोनॉमी को क्या करता है रे? कंट्रोल करता है। पूरी नेशन की इकोनॉमी इसके आधार पर चलती है। यहाँ जो काम किए जाएंगे वो सारे के सारे व्यक्तिगत होंगे। जैसे जो आप मांग की पूर्ति करोगे तो यहाँ मांग भी कैसी होगी रे? व्यक्तिगत। सारे काम कैसे होंगे? व्यक्तिगत। तो मांग भी व्यक्तिगत होगी, आपूर्ति भी कैसी होगी? व्यक्तिगत होगी। ठीक है, और दूसरा निर्णय, ये भी कैसे होंगे रे? आपके व्यक्तिगत होंगे। अब एक चीज और बताऊं आपको मैं, जो किसी चीज की आप प्राइस डिसाइड करते हैं ना अपन, कि ये चीज इतने रुपए किलो बिकेगी या क्विंटल बिकेगी, उसका डिसाइड करने का मेन काम कौन करता है? माइक्रो। कौन करता है रे? माइक्रो। कैसे? मैं आपको बताऊं। देखना, अपने गेहूं की जो कंट्रोल है ना वो गांव से कंट्रोल होती है। अब जैसे जिसने पहले गेहूं निकाल लिए, ठीक है, अब गेहूं का जो पशु चारा निकलता है पशुओं का, वो चारा कौन कंट्रोल करता है रे? जिसने सबसे पहले गेहूं निकाले। जैसे मान लो किसी गांव में सबसे पहले गेहूं निकले, ठीक है, अब उसने वो चारा बेच दिया 400 रुपये मण। मण जानते हो ना सारे? कोई ऐसा महानुभाव जो मण नहीं जानता हो? कंफ्यूजन हो तो बता देना। 40 किलो का जो भाग होता है उसे मण कहते हैं। ठीक है, तो 40 किलो का जो रेट निकली वो कितनी निकली रे? 400 रुपए। अब वो 400 रुपए बेचता आ रहा है ना, तो अगला भी कितना बेचेगा? 400, 400, 400। ठीक है, अब यदि उत्पादन कम है, मान लो गेहूं की फसल कम हुई है, तो सब 400 रुपए में लेने के लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि चीजें कम हो जाएंगे और भाव क्या हो जाएंगे? अचानक और बढ़ जाएंगे। भाई अगले को पता है यार कम हुआ है तो 400, 500, 600 तक चला जाएगा। ऐसे ही जिस दिन उसने 400 के भाव निकाले, अब जो लेने वाला था उसको नॉलेज है कि यार इस बार गेहूं का उत्पादन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, लोगों ने गेहूं की बुआई ज्यादा की है, तो भाव क्या आएंगे? नीचे आएंगे। मैं 2 दिन रुक जाता हूँ। 2 दिन में और लोगों ने गेहूं निकाले, किसी को पता चला कि यार मेरे पास तो वैसे ही चारा ज्यादा है, क्या करूंगा, खराब हो जाएगा, उसने 350 के भाव कर दिए। 350 में भरो ले जा। ठीक है, जहां से तेरे को बढ़ना है, आगे से पीछे से जो ढेर लगा होता है, वो जिस साइड से तेरे को बढ़ना होता है उस साइड से बढ़ ले, क्योंकि आगे की ओर क्या जाती है रे? माटी। और इस साइड भी क्या होती है? मिट्टी। ठीक है, बीच का जो हिस्सा होता है वो सबसे क्या होता है? बेहतरीन। जो कृषि वाले हैं उनको सबको पता होगा। ठीक है ना? हाँ, तो क्या जहां से तेरे को भरना है वहां से भर के ले जा। ठीक है, तो भाव कौन कंट्रोल कर रहा है? माइक्रो वाले। व्यक्तिगत भाव कंट्रोल हो रहे हैं ना, गेहूं के भाव, सब्जी के भाव। सब्जी के भाव ध्यान रखना, मंडियां कम कंट्रोल करती हैं, मंडियों से ज्यादा किसान कंट्रोल करता है। ठीक है, बाकी किसान को नॉलेज नहीं है आज के किसान को। यदि आज के किसान को नॉलेज हो ना, तो ना तो वो किसान बिल का विरोध करता उस दिन। ठीक है, जिस दिन वो किसान बिल लाया गया था। एक्चुअल में किसान बिल भारत के मान लो किसानों के लिए जीर्णोद्धार था, लेकिन ये जो है बीच में तो दलाल लोग होते हैं उनके लपेटे में आ गए। ठीक है, और इसके लिए ध्यान रखना, कोई भी आपकी जमीन उसमें खाता नहीं है, कुछ नहीं खाता। जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक बात तो आपने, जैसे मान लो यहाँ 25,000 रुपए दिए, 25,000 में आपको 1 साल पढ़ाएंगे कह रहे हैं ना, लिख के दे रहे हैं ना, तो इनको पढ़ाना पड़ेगा। इनके पास कोई ऑप्शन है? नहीं है अब। ठीक है, तो यदि किसी किसान के साथ 25,000 में, मान लो कि भाई 25,000 के हिसाब से हम तेरी फसल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, जो भी वैल्यू डिसाइड होती है ना, एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो हो गया है। यूपी की खेती कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है आज भी।
गन्ने की जितनी भी खेती होती है ना गन्ने की, वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। गन्ने का उत्पादन वही ही व्यक्ति करता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, क्योंकि मिल ने गन्ना नहीं खरीदा ना तो गन्ना जाएगा कहाँ। भाई गेहूं है घर पे रख लोगे, चना है घर पे रख लोगे, ठीक है, 2 दिन लेट बेच दोगे, 3 दिन महीने भी लेट बेच दोगे, ठीक है, आपको कोई बिगड़ने वाला नहीं है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका कुछ नहीं बिगड़ना, जैसे आपको कल ही मैं बता रहा था, मेथी है, गुआर है, सरसों है, इनको आप चाहे पूरी 2-2 साल रख लो घर पे, ना तो इनके पास वो इल्ली जाए ना इल्ला जाए, ठीक है, ना चूहा जाए ना और कोई जाए। हाँ इल्ला होता है। एक आपने कविता नहीं पढ़ी रे इल्ली और इल्ले की? अरे हिंदी में कविता आया करती थी राजस्थान बोर्ड में, बहुत बेहतरीन। हाँ, तो देखो, तो मूल्य निर्धारित करेगा वो कौन करेगा, ये करेगा। अब ध्यान रखना, जो इस साइड वाली इकोनॉमी होती है ना, ये डिसाइड करती है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। अब देखो रे, सबसे खतरनाक नाम है ये। यदि क्वेश्चन बनता है ना तो इसी का बनेगा। यहाँ सिर्फ ये शब्द आपको मैं लिख के छोड़ रहा हूँ, वही पहले वाली बात, इसको समझा के अभी जा रहा हूँ, यहाँ लिखवाएंगे नहीं, लिखवाएंगे इसको 5-7 क्लासों बाद में, तभी आपको दोबारा आएगा। देखो मुद्रास्फीति होती क्या है, इसको यदि मेनली मैं एक शब्द में दोबारा डिस्क्राइब करना चाहूँ तो महंगाई। महंगाई है, बढ़ रही है घट रही है, वो कौन डिसाइड करेगा, मुद्रास्फीति। यदि पैसा मार्केट में ज्यादा है तो ध्यान रखना महंगाई बढ़ेगी, पैसा ज्यादा है महंगाई बढ़ेगी, पैसा कम है महंगाई कम होगी। कैसे? आपके पास, सभी के पास, सारे बैठे हो, सभी के पास, सबके पास आपने 1 लाख रुपए लाके बैठे हो रहे, और इन सारे कोचिंग वालों को ये पता है कि इनके पास 1 लाख रुपए हैं, ये फीस जमा कराने आए हैं सबके पास, ठीक है। अब होगा क्या, जिनकी फीस 45 है, जिनकी फीस 30 है, जिनकी फीस 25 है, वो सब बढ़ाना शुरू कर देंगे, बोले 1 लाख रुपए तक लेके आए हैं फीस के लिए, ठीक है, बढ़ा दी। अब आपको घर वालों ने ये कहा था कि 1 लाख रुपए में जितना जमा कराना हो उतना करके क्या देना चाहिए, पूरे 1 लाख ही करवा देना, ठीक है। आप भी क्या सोचोगे यार, आदमी का दिमाग कभी यहाँ 25 तक नहीं पहुंचता, आदमी सोचता है यार 80 जमा करा दूं 20 खा जाऊं, 70 जमा करा दूं 30 खा जाऊं, इतना ही पहुंचता है अपना। अपन खाने में आते हैं तो कितना खाते हैं, 100 रुपए दिए घर वालों ने, 20 रुपए बच के खा गए, इतना ही खाते हैं, लेकिन बाकी सारा सामान लेके जाते हैं। यही सारा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो कोचिंग वालों ने अपनी फीसें बढ़ा दी, या आपने महंगाई को बढ़ा दिया है, आपके पास पैसा ज्यादा था। जैसे अभी अंबानी के परिवार को ले लो, जो शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वो किसको बढ़ा रहे हैं आज के टाइम पे, वो महंगाई को न्योता दे रहे हैं। न्योता कैसे दे रहे हैं आपको बताऊं, जो इन्होंने ये फिटके किए हैं ना, कुछ दिनों में ये फिटके अपन भी करने लग जाएंगे। भाई करते आए, प्री वेडिंग शूट तो होने लग गए आजकल, ठीक है, इन्होंने 2 किए थे, ध्यान रखना आने वाले में दो भी होने लग जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। पहले गांव में हल्दी हल्दी का जो बान का बैठाने का प्रोग्राम होता था, कभी उसमें टेंट लगते मैंने तो नहीं देखे मेरी जिंदगी में, लेकिन आज लग रहे हैं। पीली ड्रेस पहन के आओ, फोटो शूट करवाओ, ठीक है, सिस्टम चालू हो गया है ना। ये ध्यान रखना, ये पैसा है ना, तब आप किसको न्योता दे रहे हो रे, महंगाई को न्योता दे रहे हो, अन्यथा महंगाई इतनी बढ़ती नहीं है। दूसरा, आपके पास रुपए ही 30,000 है रे, सारों के पास ही, ठीक है, या सरकार ने रूल बना दिया कि भाई कोचिंग वाले 30,000 से ऊपर रुपए नहीं ले सकते इन्हें नए एग्जामों की तैयारी करने के लिए। तो अब इन कोचिंग वालों की क्या हो गई है रे, मजबूरी हो गई है कि वो किससे नीचे रहेंगे, 30,000 से नीचे रहेंगे, अर्थात आपने किसको कम किया, महंगाई को कम किया। तो ध्यान रखना, जब भी बैंक, बैंक की बात कर रहा हूं ना कि सरकार की, बैंक जब भी ब्याज रेट बढ़ाएगा मार्केट में पैसा कम आएगा, जब भी ब्याज रेट कम होंगी मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि लोन की रेट जब कम लगती है तो अपन पैसा जल्दी मार्केट से उठा के लाते हैं, ठीक है, और उसको कुछ ना कुछ नया तिगड़म कर देते हैं, ठीक है, वो बाद की बात है कि चुकेगा कैसे वो, ठीक है। और यदि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर रखी है तो अपन क्या करेंगे, नहीं यार आज लोन नहीं लूंगा, 3 महीने बाद में जब इंटरेस्ट ऑफ रेट डाउन होगी तब लूंगा। तो 3 महीने का सेचुरेशन टाइम मिल गया ना, 3 महीने में महंगाई सेचुरेटेड हो जाती है, ठीक है। अब देखना, अभी प्याज के भाव बढ़े हुए, प्याज टमाटर सबके भाव बढ़े हुए, 1 महीना हो गया, 1 महीने और चलेगा, अगले महीने से सेचुरेटेड होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक डाउन जाएगा। अभी टमाटर 100 चल रहा है, मैं कह रहा हूँ टमाटर अभी 250 टच करेगा वापिस, ठीक है। कारण मैंने कल बताया था टमाटर का, कि टमाटर को आप कहीं से ला भी नहीं सकते, लाए वो खराब हो जाएगा, खराब हो गया ज्यादा और बढ़ जाएगा,
ये भी ध्यान रख लेना। खराब हो गया ज्यादा और बढ़ जाएगा, खराब नहीं हुआ तभी बचा रहेगा। ये जितनी बारिश होगी ना अभी, टमाटर उतना महंगा होगा, क्योंकि बारिश में टमाटर क्या होता है, खराब होता है। दो फसल ऐसी हैं जो, ये मान लो कि केला है ना, केला, केले के ऊपर आप बारिश की बूंद गिरवा दो गलती से भी, वो केला गया। फिर ध्यान रखना जिस दिन बारिश होना उस दिन मंडी जाना, कभी भी आप मंडी जाके बोलना केले के भाव बोल, बोले जितने में लेने हैं उतने में ले ले। उसको पता है ये सुबह खत्म होने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो वो 20, जो 30 रुपए में बेच रहा था वो 20 रुपए में बेचने को तैयार हो जाएगा। वो बोलेगा यार तू 5 किलो लेगा तो ठीक है, तू 15 ही दे दे, ठीक है। तो ये चीज क्यों, क्योंकि वो फसल क्या होने के आ गई है, अब कगार पे, खत्म होने के कगार पे आ गई है। तो ध्यान रखना ये मूल्य निर्धारक है माइक्रो। व्यक्ति हमेशा मूल्य निर्धारण करता है, देश हमेशा मुद्रास्फीति लाता है, महंगाई या तो कम होगी या क्या होगी रे, ज्यादा होगी। इसके फादर हैं, जो माइक्रो के फादर हैं वो है एडम स्मिथ। इसके फादर कौन है, एडम स्मिथ। और इसके फादर हैं जे एम किन्स। इसके फादर कौन है, जे एम किन्स। इसने दो प्रिंसिपल दिए थे। पहला प्रिंसिपल इसने दिया था रोजगार का, किसका, कि भाई रोजगार कैसे क्रिएट किया जाए, रोजगार सिद्धांत दिया था। दूसरा प्रिंसिपल इसने दिया था धन व ब्याज का, किसका, धन और ब्याज का, कि भाई आप जो आपका वेल्थ है, जो पैसा है, उसको किस तरीके से सैचुरेटेड करते हैं जिसको आपको ब्याज की कमाई हो। बैंक को क्या कमाई है, ब्याज की तो कमाई है। बैंक को और कोई कमाई नहीं है, ब्याज की कमाई है, वो ब्याज की कमाई खाता है, ठीक है। उसके सिद्धांत यहाँ से लागू होते हैं। सरकार होती है, सरकार आपको देखो मैं बताऊं सब्सिडी देती है। सरकार आपसे पहले कितने रुपए लेती है सिलेंडर के, एक बार मैं मान लेता हूँ कितने रुपए लेती है, 1000 रुपए। आपको मान लो 300 रुपए वो वापिस करेगी। लेकिन सरकार मान लो 15 दिन बाद में कर रही है आपको वो 300 रुपए वापिस। कितने दिन बाद में कर रही है रे, 15 दिन बाद में। ये 300 रुपए सरकार के पास 15 दिन क्या कर रहे हैं, अकाउंट में। सरकार को ब्याज मिलेगा, जितनी वो आपको सब्सिडी दे रही है उतना वो उसी से कमा लेगी, वो अपना घाटा नहीं करेगी। सब्सिडी एक तरीके से दिखावा होता है, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में लोगों को बहुत उन्हीं को आती है जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं, कि हाँ बैंक के पास इतने दिन पैसा पड़ा था, अब वापस कर दिया, क्या फर्क पड़ गया, कुछ नहीं पड़ा उनको। वो इससे ज्यादा कमा चुके हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके। अरशद मेहता वाली कहानी बताई थी मैंने आपको, ये ना सेम कहानी, ये सब्सिडी है, अरशद मेहता की देन है ये सब्सिडी, ठीक है। कि भाई 300 रुपए रख लो 15 दिन, कहाँ लगाने, अब एक जने के 300 है भाई। सिलेंडर एक जना थोड़ी भरवाता है, लाखों में भरवाते हैं भारत में, ठीक है। तो ये कितना करोड़ों में टर्न ओवर है, अब 1 करोड़ में टर्न ओवर किसी बैंक के पास पड़ा है। बैंक उसको 15 दिन घुमा के ला रहा है, सरकार उसको 15 दिन घुमा रही है, उसके बाद में यहाँ आ रहा है, ठीक है। सरकार ने जितना कमाना था उतना कमा लिया 15 दिन। क्या पता 15 दिन लेट नहीं आए ही नहीं, कह दिया अगली बार 7 डालेंगे, होता है कई बार ऐसा। तो ये काम ऐसे, ये 7 डालेंगे ये तो कब होते हैं, जब पैसा लगाया गया था ना वो टाइम पे रिटर्न नहीं आ रहा है अब। तब सरकार सोचती है बोले अब एक ही बहाना है, अगली 7 साल डालेंगे या अगले महीने 7 डालेंगे, ठीक है। तब सरकार पैसे रोक देती है। ऐसा सरकार पैसे रोकती नहीं है। ट्रेजरी फंड में यदि पैसा नहीं है, सरकार में एक रूल होता है रे, कि पैसा आप वही डाल सकती है ट्रेजरी फंड से जो पैसा उसका था। जैसे मान लो सब्सिडी का पैसा यही था, सरकार ने सब्सिडी वाला पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, अब वो जब तक ये पैसा वापस नहीं आएगा ना तब तक सरकार डाल नहीं सकती, दूसरे पैसे का यूज नहीं कर सकती। याद है आपको अनुरूपक जो अनुदान पढ़ाए थे, मैंने क्या कहा था कि किसी योजना में यदि पैसा बच भी गया है तो सरकार को ये अनुमति नहीं है कि वो उठा के वो पैसा किसी दूसरी योजना में लगा दे ना। अगली साल बताइए कि आपके पास योजना में पैसा रहा था या नहीं रहा था, रहा था तो कितना रहा था और वो है कहाँ। यदि यूज कर दिया है तो विपक्ष में हंगामा हो जाएगा बढ़िया बड़ा, यूज कर नहीं सकती ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो ये वाले व्यक्ति की मांग आपूर्ति निर्णय कंट्रोल करते हैं, ठीक है। व्यक्ति की पूरी पूरी इकोनॉमी कंट्रोल होगी। फादर कौन है इसके, एडम स्मिथ है, ठीक है। दूसरा ये किसको निर्धारण करते हैं रे, मूल्य का, किसका निर्धारण करते हैं, मूल्य का। और एक अर्थशास्त्री और आए यहाँ पे, गॉडफ्रीड। इस गॉडफ्रीड ने अवसर का सिद्धांत दिया था रे, अवसर, अपॉर्चुनिटी, कि भाई व्यक्तियों के लिए अपॉर्चुनिटी किस तरीके से क्रिएट की जाए, वो सिद्धांत किसका दिया हुआ है, गॉडफ्रीड का। किसमें, माइक्रो में। और जेम किन्नस ने एक बात की थी, जो जेम किन्स था इसने एक बात कही थी, ये कहा था कि एक वस्तु बनती है ना रे, जैसे मान लेते हैं कोई भी, आपको क्या माने अब ऐसी चीज, हाँ मोबाइल फोन मान लेते हैं, नहीं मोबाइल फोन के ऊपर सरकार सब्सिडी नहीं देती, ऐसी चीज बताओ जिसमें सब्सिडी आती हो। नहीं सिलेंडर, हर जगह सिलेंडर एग्जाम्पल थोड़ी लेंगे,
प्याज पकड़ो, नहीं प्याज भी नहीं, हाँ प्याज ही सही है। देखो रे, जेम किन्स ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को समझने की कोशिश करना। मांग और आपूर्ति का खेल समझ जाओगे ना, तो मुद्रास्फीति का क्वेश्चन कभी गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जो प्याज है ना, इस प्याज की कीमत जब नॉर्मल भाव है तो कितनी है रे, 20 रुपए केजी चल रही है। अब कैसे चलती है, इसके पीछे क्या क्या हुआ है, पीछे किसी किसान ने निवेश किया है इसके ऊपर, भाई कहीं तो बोया था इसको, बीज लाया, पानी दिया, मेहनत की, मजदूरी दी, कुछ ना कुछ तो किया है, वो इसका क्या है, निवेश है। ठीक है, इसके अलावा कोई ना कोई इसकी उत्पादन सर्किल चली है, उत्पादन सर्किल अर्थात पानी देना। अपन यहाँ किसको मानेंगे रे, पानी। जैसे मैं यहाँ कार होती तो क्या मान लेता कि भाई जो प्रोडक्शन लाइन चलती आ रही है, जो फैक्ट्री चलती आ रही है, उसको मान लेते अपन। अभी मैं किसको मान रहा हूँ भाई, उत्पादन के लिए क्या जरूरी है, मेनली दो चीजें जरूरी है, जमीन और पानी। ठीक है, वो इस यहाँ मान लेते हैं। अब इन दोनों को क्या कर रखा है, किसान ने कंट्रोल कर रखा है। किसान उस हिसाब से मंडी जाता है, प्याज बेचता है, काम चल रहा है। ठीक है, अब तक सरकार बीच में नहीं आई है। ठीक है, अब होता क्या है कि सरकार, अब ये भाव अचानक बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्या हो गए रे, भाव अचानक बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो सरकार बीच में आएगी। जो ही भाव बढ़ेंगे सरकार बीच में आएंगे, तो अपने खर्चे पर, खुद के खर्चे पर, खुद का खर्चा करेगी, व्यय करेगी, और उस वस्तु को मंगवाएगी कहीं से भी। ठीक है, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है तभी तो प्याज के भाव बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं से भी उस वस्तु को मंगाया और मार्केट में ला दिया, तो जितनी मांग थी उतनी क्या हो रही है रे, आपूर्ति हो रही है। जब मांग के बराबर आपूर्ति सरकार कर देती है, तो महंगाई को क्या कर देती है, कंट्रोल कर देती है। दो तरीके से सरकार महंगाई कंट्रोल करती है। पहला क्या करेगी, मांग ज्यादा है, आप पहली कोशिश सरकार की रहती है कि मैं आपूर्ति की सप्लाई पूरी कर दूं। ठीक है, यदि आपूर्ति उससे कंट्रोल नहीं हो रही है ना, तो फिर वो आएगी सब्सिडी पे। फिर वो किस पे आएगी रे, सब्सिडी पे। उसके बाद दो ही हथियार है महंगाई कंट्रोल करने के। और तीसरा है फिर आरबीआई। फिर आरबीआई क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी उनकी, बैंकों को दिया जाने वाले पैसे की। ठीक है, तो बैंक को भी क्या कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। जो ही बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कुछ समय के लिए। जो ही मार्केट में पैसा कम हुआ तो खरीदारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खरीदारी कम हुई, मांग कम हुई, आपूर्ति क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो सरकार तो डायरेक्ट करती है ये काम महंगाई कंट्रोल करने का, और आरबीआई हमेशा महंगाई कंट्रोल करता है इनडायरेक्ट तरीके से। किससे, इनडायरेक्ट तरीके से। आरबीआई जो महंगाई कंट्रोल करता है वो है ना, एक टाइम लेती है, आज ही नहीं होगा। जैसे मान लो आज काम हुआ है तो अगला 1 महीना उस चीज को इम्प्लीमेंट होने में लग जाएगा। लेकिन सरकार ने कोई चीज खरीदी, तुरंत के तुरंत मार्केट में फेंक दी। ठीक है, तो इस काम को होने में क्या लगता है, जल्दी समय लगता है। तो ये ध्यान रखना, ये जेम्स किन्स का सिद्धांत दिया हुआ है कि किसी चीज, किसी वस्तु के ऊपर निवेश, उसकी उत्पादन क्षमता, ठीक है, उसकी मांग को या आपूर्ति को आपको कंट्रोल करना हो तो दो तरीके हैं, या तो निवेश बढ़ा दीजिए। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, निवेश यहाँ कैसे बढ़ाएंगे अपन। आज प्याज बोओगे, प्याज की फसल तैयार होने में कम से कम 3 महीने तो लेगी, तब तक तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। अपने को आज करना है, आज करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। सरकार अपने खर्चे पे वो चीज मंगाएगी, आपूर्ति को कंट्रोल करेगी। जो ही आपूर्ति कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, तो मांग के बराबर आपूर्ति हुई। जितने भाई 100 व्यक्तियों को प्याज चाहिए, 100 व्यक्तियों को प्याज मिल रहा है, मांग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट होने के बाद में कभी भाव नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद में यदि आपूर्ति ज्यादा होने लगी है तो भाव क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपने मंडियों में एक चीज और देखी होगी, कोई फ्रूट है, इसी क्लास के हो पक्का, हाँ। तो एक आपने मंडियों में एक चीज और देखेंगे, जो कभी कभी नया नया फ्रूट आता है। आम आया था, आम बहुत महंगा था शुरू में, आज 100 रुपए के 3 किलो, 100 रुपए के 3 किलो, 100 रुपए के 4 किलो, रात को जाएगा 10 बजे तक तब 100 रुपए के 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो ऐसे करने लग जाता है ना, क्योंकि सप्लाई क्या आ रही है रे, ज्यादा आ रही है। ठीक है, इसीलिए जब भी सप्लाई ज्यादा आएगी चीजें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएंगी। जब भी सप्लाई कम आएगी चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे रे, महंगी हो जाएंगी। ठीक है, मांग और आपूर्ति को समझ लीजिए, महंगाई आपको पूरी 100% समझ में आ जाएगी। आपको देखो मैं अभी बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स के बहुत कम शब्द है जहां से आपके क्वेश्चन उठते हैं। पहला आपका मुद्रास्फीति, या इसको बोलते हैं आपकी महंगाई। ठीक है, दो शब्द, ये दो शब्द आएंगे आपके, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक आएगा आपका टैक्स। टैक्स में दो तरीके के टैक्स आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स, अपने डायरेक्ट का अर्थ जो अपने पर सरकार डायरेक्ट लगाती है वो टैक्स, और इनडायरेक्ट जिनका अपने हिस्सा है, ठीक है, वो अपने पे किस तरीके से इम्प्लाई किए जाते हैं वो टैक्स।
मेनली आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। एक आती है आपकी बैंकिंग प्रणाली, अरे ओए, एक आती है आपकी बैंकिंग प्रणाली। तो बैंकों की जो टेबल थी वो तो मैं आपको डाल चुका हूं पहले ही, ठीक है। और बैंकिंग प्रणाली में आपको बताऊंगा कि बैंक किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से नहीं करते। लिखना चालू करो। यहां तक लिख दिया था ना कल, यहां तक लिख दिया था ना कल। इन्हें दोनों के नाम बोले, नाम किसने दिए थे, यहां तक लिख लिया था अपन ने। विशिष्ट एंड समशिष्ट, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। इसमें देखो यह व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है, जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ की अवधारणा। इसे मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, यह समग्र राष्ट्र के साथ क्या करता है, व्यवहार करता है, यानी कंप्लीट राष्ट्र साथ चलेगा। इसमें देखो ये किसको निर्धारण करेगा, रे ये चीज ध्यान रखना, कौन सी किसको निर्धारण करती है, ये मूल्य यानी प्राइस को डिसाइड करेगा। और ये राष्ट्रीय आय, कंप्लीट देश की आय कितनी है, और मुद्रास्फीति का प्रमुख निर्धारक कौन होती है, आपकी मैक्रो, ठीक है। और इसके बाद में व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत निर्भर पे निर्भर करती है। और ये किस पे निर्भर करेगी, कंप्लीट देश की मांग और कंप्लीट देश की आपूर्ति। जब तक कोई वस्तु व्यक्तिगत निर्भर करती रहेगी तब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी। जब कोई वस्तु कंप्लीट देश पे निर्भर करने लग जाएगी, मांग, महंगाई ये कुछ या तो कम होगी या क्या होगी रे, ज्यादा होगी। अपन समझाने में चाहे 5 क्लास ज्यादा ले लेंगे इकोनॉमिक्स में, और मैं लूंगा वास्तव में, क्योंकि मेरे को पता है ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो आप पहली बार सुनोगे, कभी आपने सुने ही नहीं आज तक, इसलिए लेनी पड़ेगी अपने को। नहीं तो मैं इकोनॉमिक्स 7 क्लासों में भी निपटा दूं। लेकिन एक तो आपके एसएससी को देखते हैं तो एसएससी के अब तक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा लाती है। और जिस दिन आपको एक बात और बताऊं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके जीके जीएस में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सही होने लग गए हैं ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते हैं। 90% कोचिंग वाले तो करवाते नहीं। अरे करवाते नहीं और ये समझ में नहीं आती, सबसे बड़ी बात। हम्म। हाँ, कोई बड़ा व्यापारी सप्लाई रोक देगा। हाँ। हाँ। इलीगल आज के दिन, आज के दिन इलीगल है, पहले लीगल थी ये। है व्यक्तिगत काम नहीं, आप जो आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं हैं, जो डेली आवश्यकताएं हैं, उन चीजों को आप एक सेकेंडर नहीं कर सकते। ऐसा सेकेंडर जो हानिकारक हो समाज के लिए, वो आप नहीं कर सकते। आज के ऊपर इसके ऊपर सरकार ने कानून बना दिया है। सरकार ने इस पे कानून बना रखा है, और जिसमें सजा का प्रावधान भी बेहतरीन है। और अब तो बीएनएस लागू हो गई, बीएनएस में तो और भी खतरनाक है। वकीलों के, जजों की और पुलिस वालों की हालत खराब हो रखी है। वो डेली किताब लेके पढ़ते हैं बीएनएस की अब धाराएं याद करने के लिए, उनको धाराएं नहीं है पता कि कौन सी कब लगानी है। नए वालों, साथ चलोगे, रेगुलर पढ़ोगे, तब तो ये चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा तो ऊपर से जाएंगी जाएंगी। मेरे पास वो कोई जन्म घुट्टी नहीं है कि मैं इकोनॉमिक्स की आपको ऐसे दे दूं, बोलो आज ये इंट्रोडक्शन परिचय की है, आप ले लीजिए, नहीं हो सकता ये चीज। बाकी सब्जेक्ट में आपको यदि 1 घंटा लगता हो ना, तो आपको इसमें 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा। मैं इतना ही कर सकता हूँ, कोचिंग इतना ही कर सकती है कि आपकी क्लास धीरे चला लेंगे, ज्यादा समझा देंगे, कम लिखा देंगे, इतना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे तो कभी ना कभी संडे को लपेटे जाओगे बढ़िया वाले 4-5 घंटे।
पॉलिटी में तीन ही चीज रही थी ना अपनी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल एंड हाई कोर्ट। ठीक है, संडे को फिक्स 9 बजे आ जाना। उसके बाद में अपनी क्या रह गए, जल्दी बुला लेना ना, उठा ही नहीं जाता मेरे से। नंदू ये मान ले कि संडे मैंने मेरे सोने के लिए कर रखा है, लेकिन फिर भी एक सिद्धांत की वजह से क्या, मेरे कुछ प्रिंसिपल खतरनाक हैं कि मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कौन है? जल्दी छोड़ देंगे। कौन सा तेरे को घर पे जाके याद कर रही है तेरे को? ये पढ़ लेगा। अतुल, जीडी में कितने आए? क्लियर है? नहीं हुआ? क्यों? इतने कम कैसे रहे? एक का था ना कल जीडी, किसका क्लियर हुआ था? और तेरे कितने आए? वाह, तू फिजिकली की तैयारी कर रहे? 100%। कैटेगरी बोल, कैटेगरी बोल। और वैसे कितनी गई है? वैसे कितनी गई है कट ऑफ? मैं कहूँ 100% सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। आराम से फिजिकल की तैयारी कर। यहाँ क्यों करना, क्यों आ रहा है एक बार? एक बात और बता दूं नए वालों, तुम्हें किसी कोचिंग वाला ने नहीं बताई होगी, मैं बता देता हूँ। एसएससी डिपार्टमेंट और कुछ डिपार्टमेंटों के रूल है, यदि आप वहां छोटी पोस्ट एक बार लग जाते हैं तो फिर आपकी कैटेगरी SC ST जनरल ये नहीं रहती है, ये कैटेगरी साइड में हो जाती है और आपको एक डिपार्टमेंटल कैटेगरी मिलती है, जिसमें यदि आप पढ़ के कोई बड़ी पोस्ट पाना चाहते हैं तो ये मान लेना कि जहां आज आपको 200-200 नंबर लाने पड़ रहे हैं ना, वहां आप कम 60-70 नंबर में हो जाना है? जेडी वालों को नहीं दे रखी अथॉरिटी? किस किस को दे रखी है? उसी डिपार्टमेंट में तो सीपीओ में चले जाएंगे। क्यों? सीपीओ तो वही डिपार्टमेंट है? तो बीएसएफ नहीं हो, इसके अलावा जैसे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में कौन 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 छोड़ सकती? और कोई नहीं छोड़ती? अच्छा। हाँ, विशिष्ट हस्ताक्षर के जनक हैं एडम स्मिथ। इसकी पुस्तक है द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ नेशन। ये पुस्तक तो अब तक आपके एग्जाम में नहीं आई हुई एडम स्मिथ की, लेकिन ये आई हुई है रे। ये दो पुस्तकें ध्यान रखना, रोजगार ब्याज धन का सामान्य सिद्धांत और आय और रोजगार का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ईयर नहीं पूछनी, कोई नहीं पूछता, और पूछ ली तो सबकी गलत। हाँ, BNS वाले, हाँ, उन पे अप्लाई नहीं होंगे। नहीं, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, धाराएं वो ही चलेंगी। ठीक है, लेकिन जो ट्रायल है ना, ट्रायल में भी कुछ कानून नहीं आए हैं ना, कि भाई आप जैसे आजकल क्या है, पहले क्या हुआ करता था, आईपीसी में एक प्रोविजन था, जैसे किसी जज जज साहब ने क्या है, फैसला तो हो गया, बहस हो गई, सारा काम हो गया, और ये कह देते हैं कि मैंने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ठीक है, तो अब है ना, इसमें सुरक्षित का तो पहले टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, कितने दिन रखा है, क्यों रखा है। आजकल क्या है, सीधा ऑर्डर दे दिया कि फैसला यदि पूरा हो गया, जजमेंट तैयार है, तो 7 डेज में जजमेंट सुना दीजिए।
हाँ, तो इन प्रोविजन में आ जाएगी। बाकी आपको मैंने क्या कहा था, एक दिन पहले भी कहा था, क्रिमिनल केस की धाराएं कभी भी भूतकाल से लागू नहीं होती हैं। हाँ, सिविल केस में भूतकाल से अप्लाई करके ला सकते हैं ये लोग, ये 100% बात है। सिविल केस में कोई भी मुकदमा पीछे से लाके आ सकते हैं। शादी के लिए नए कानून बनते हैं, सिविल केस लागू होते हैं, तो शादी पे सरकार पहले से क्या पता कौन से प्रोविजन लागू कर दे कौन से ना करे, वो उनके हाथ में होते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस में नहीं होगा। 1 जुलाई से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई से ही जो पहले अपराध हुए हैं, 1 जुलाई रात 12 बजे से जो अपराध हुए हैं, उसके बाद में सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे बीएनएस की, इससे पहले नहीं आएंगे। आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ाई थी मैंने आपको ये बात। 20 और 21 में ये कोई भी क्रिमिनल केस भूतकाल से लागू नहीं हो। हाँ। ऐसा कौन कौन है क्लास में आज, जैसे एक दो लड़के मेरे को सुबह नीचे मिले थे जो साइंस पढ़ने आ रहे हैं सिर्फ मेरे से कि सर साइंस कब शुरू करोगे वापस। ऐसा कौन है? रेलवे की एग्जाम देने वाले कौन कौन है रेलवे की? करते हैं कुछ आपके एक जीके के अलावा साइंस की क्लास, या तो इस टाइम पे आएगी या फिर शाम को आएगी। बायो शुरू करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले बायो ही शुरू करेंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप मेरे से पढ़ चुके हो पहले भी। बायो ही शुरू करेंगे। बायोलॉजी ने बुला लिया कठे हूँ, बाड़ी तो पहले ही पढ़ चुकी, बाद नहीं बुलाना है तो बता दो। हाँ लिख दिया रे, लिख दिया। देखो किन्स ने जो बात कही थी वो वहां नहीं लिखी थी मैंने, अब यहाँ ही स्लाइड में आपको किन्स की बातें लिखी हुई मिल जाएंगी। एक बार दोबारा समझ लेना किन्स ने कहा क्या था। इसने कहा था कि कीमतें कुछ हद तक कठोर होती हैं। कठोर कैसे होती हैं? कि जिसके कारण उसके घटक के व्यय, भाई जो उपयोग करने वाले हैं वो, निवेश करने वाला था वो, ठीक है, और सरकारी व्यय, ये किसी भी घटक के उतार चढ़ाव से उत्पादन में बदलाव आ सकता है। मान लो उपभोग यानी जो मांग करने वाले लोग हैं उनकी मांग बढ़ी तो कीमतें क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। किसी व्यक्ति ने निवेश ज्यादा कर दिया, प्रोडक्शन लाइन ज्यादा हावी हो गई है, प्रोडक्शन लाइन बहुत आ रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक भाव क्या हो जाएंगे रे? डाउन हो जाएंगे। सरकार बीच में आ गई है तो भाव क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। तो वो ये 3 फैक्टर हैं जो किसी भी वस्तु का भाव ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यदि आप सरकारी व्यय बढ़ाते हो किसी भी वस्तु के ऊपर, सरकार अपना क्या कर देती है? खर्चा बढ़ाती है किसी भी वस्तु पे। तो ध्यान रखना, और पीछे वाले जितने कारक थे कौन कौन से? निवेश वाला कारक और आपूर्ति वाले कारक, यदि ये सिमिलर चलते रहे, ठीक है, तो ध्यान रखना उत्पादन में सदैव क्या होगी रे? वृद्धि होगी, और प्रोडक्शन लाइन और भी हावी हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट अभी भी मैं बोल के आया हूं आपको। सरकार बीच में आएगी, प्रोडक्शन लाइन अर्थात महंगाई, महंगाई तो कम होगी और प्रोडक्शन लाइन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि सरकार बीच में नहीं आई तो महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन लाइन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, एक दूसरे के उल्टी चलती है महंगाई। मांग के तो सिमिलर चलेगी, समानुपाती चलेगी, प्रोपोर्शनल चलेगी, और उसके रिवर्स चलेगी उत्पादन के। उत्पादन ज्यादा, महंगाई कम, उत्पादन कम, महंगाई ज्यादा, मांग ज्यादा, महंगाई ज्यादा, मांग कम, महंगाई कम। आज से आप जो आर्टिकल ये आते हैं ना, टमाटर हुआ लाल, प्याज ने निकाले आंसू, है ना, महंगाई बढ़ जाती है तब आते हैं ना, तब ध्यान रखना ये चीजें आपको दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ कौन सी चीज बढ़ गई है और कौन सी चीज कम हो गई है। ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन देखना पड़ेगा है कि नहीं है, लेकिन इनके लिए तो है, शायद 2 साल का है ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जैसे सरकार चाहे ना, तो कई बार सरकार बीच में आती है, जैसे कोरोना के बाद में जो सरकार एक बार बीच में आई तो सभी कैटेगरी को 2 साल साल के दिए गए थे, वो फिर चाहे जनरल के हों। सरकार जब खुद आएगी तब सबको देगी, और जो आगे कैटेगरी वाले हैं फिर उन कैटेगरी वालों को मिलेंगे वो।
हाँ लिखा रे। हाँ रे देखो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र देखो, मेनली 3 होते हैं और वैसे कितने होते हैं रे? 5। ठीक है, एक बार देखना। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। इसी को आप दो भागों में और बांट सकते हो, चौथा एंड पांचवा। अब देखो, यदि क्वेश्चन आ जाए कि इकोनॉमिक्स के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं, तो कितने होते हैं? 3। 1 2 3। अगला कुछ ना बोले, सीधा बोले कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र कितने होते हैं, और ऑप्शन में कितना हो? 5। तब आंसर कितना होगा? 5। ठीक है, ये देखो जो दो चौथा और पांचवा है ना, इस तृतीय में आती है सेवा, सर्विसेज। ये सेवा क्षेत्र है। इस सेवा क्षेत्र का ही डिस्क्राइब कर दिया गया है अलग अलग भागों में। ठीक है, बाकी कोई नया भाग नहीं जोड़ा गया। सेवा क्षेत्र को अलग अलग, एक इसमें जोड़ दी एक कैटेगरी, एक कैटेगरी इसमें जोड़ दी, एक कैटेगरी इसमें जोड़ दी। इस सेवा क्षेत्र को जो सर्विस एरिया है, इसी को बराबर अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कोई नया सेक्टर इसमें नहीं जोड़ा गया है। अब देखो एक बात समझ लेना, कौन सी में क्या क्या आता है। प्राथमिक, कृषि या कृषि से संबंधित। ध्यान रखना, जो सेक्टर लिखूं ना, उस सेक्टर में अकेला वो ही शामिल नहीं होता, उसके साथ के जितने भी पीछे वाले जो भाई बंधु होते हैं ना, वो भी शामिल होते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, कृषि से शामिल कौन है रे? मछली पालन किस में आता है? कृषि में आता है। वानिकी किस में आती है रे? कृषि में आती है। ठीक है, इसके बाद में मधुमक्खी वाला जो शहद वाला उत्पादन है, वो किससे आता है आपका? इससे। डेयरी प्रोडक्ट किस में आएंगे? इसी में आएंगे। अरे आप कृषि नहीं करोगे, गाय भैंस के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये दूध कहाँ से देंगे अपने को? इसी से आएगा। फूल आएंगे इनके, तभी तो मधुमक्खियां शहद बनाएंगी। ठीक है, वानिकी, वानिकी जानते हो कौन सी है रे? पेड़, आप नर्सरी वर्सरी खोलते हो, ठीक है, तो वो किसके हिस्से में आती है? कृषि के हिस्से में आती है। और मछली पालन, ये भी किसके हिस्से में आती है? आपकी कृषि के। तो इनके जो सब डिविजनल होते हैं वो इनके साथ चलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। जैसे कहीं पेट्रोलियम की यूनिट लगाई जाती है कि आप पेट्रोलियम का उत्पादन करेंगे यहाँ से, तो वहां पेट्रो रसायन के भी सब डिविजन साथ में लगाए जाते हैं, क्योंकि जो अवशेष बनेगा उन्हीं से तो भी चीजें बनती हैं, तो वो कहाँ लेके जाओगे आप? तो पेट्रो रसायन साथ चलता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है केमिस्ट्री में, जब मैंने पेट्रोलियम पढ़ाया तो साथ में पेट्रो रसायन पढ़ाए हैं, क्योंकि ये साथ में चलते हैं। ठीक है, अब द्वितीय में देखो, अब एक तो आपको बताऊं कौन सा सेक्टर किससे संबंधित होगा और कैसे होगा। यहां डायरेक्ट कृषि है, यहां इनडायरेक्ट कृषि आएगी। भाई कृषि तो थी, यहां से कोई उत्पादन हुआ, उस उत्पादन को आप कहां लेके जाओगे? फैक्ट्रियों में लेके जाओगे। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? औद्योगिक, औद्योगिक। अर्थात जितने भी फैक्ट्री आउटलेट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब इन फैक्ट्रियों में कोई तो नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है ना, वो नौकरी कहाँ जाएगी? तृतीयक में। एक दूसरे से एक दूसरा क्या है? जुड़ा हुआ है। यदि एक सेक्टर बिगड़ा तो आगे वाले सेक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे रे? बिगड़ जाएंगे। अब मैं बताऊं कैसे डिपेंड है। अपन एक चीज लेते हैं, कोई कृषि का ऐसा उत्पादन बताओ रे। अच्छा हाँ, मैं बताऊं, मिल गया, मिल गया, रहने दो। गंवार, हाँ, या गन्ना ले लो, चलो गंवार को बाद में समझाता हूँ, पहले गन्ना समझो। गन्ना का उत्पादन किसने किया? किसान ने किया। किस सेक्टर से निकल के आया? प्राथमिक से। अब ये किसी ना किसी मिल में क्या होगा रे? जाएगा। ठीक है, अब इस फैक्ट्री आउटलेट में आ गया, अब उससे आप गुड़ बनाते हो, चीनी बनाते हो, क्या बनाते हो, ठीक है, वो ये फैक्ट्री वाला जाने।
ठीक है। अब उसको बनाने के लिए कोई ना कोई तो यहाँ रोजगार लगा हुआ है। ठीक है, यहां से बना, अब ट्रांसपोर्ट करोगे, एक सर्विस हो गई, कौन सी सर्विस? ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, यहां से जो आपको रोजगार दे रहा है वो आपकी सर्विस हो गई। आप साथ में ट्रांसपोर्ट सर्विस तो दे ही रहे थे, इसके अलावा जो दुकानदार के पास पहुंचा वो आपका आउटलेट खोल के बैठे हैं, कोई रिटेल वाला बैठा है, कोई होलसेल में बैठा है, कोई ना कोई तो बैठा है। ये 7-8 यहाँ से कितने रोजगार निकल गए? ट्रांसपोर्ट का निकल गया, रिटेल का निकल गया, होलसेल का निकल गया, निकला ना? अर्थात इससे निकले सारे के सारे। और ये सारे के सारे किस में आते हैं? अरे तृतीयक में। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट किस में आता है? तृतीयक में। सेवा क्षेत्र है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो सेवा दे रहा है आपको, वो कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहा। अपने को बस वाला बिठाता है, उठाया यहाँ से बिठाया और बिठा के दूसरी जगह छोड़ देता है, वो सेवा दे रहा है अपने को। ठीक है, अपन ने उस सेवा को उसको क्या दिया है? चार्ज दिया है। क्या दिया है? अरे चार्ज दिया। सेवा क्षेत्रों के ऊपर जीएसटी 18% लगती है, अभी याद रख लेना। मेनली कितनी लगती है? 18%, एक दो सेक्टरों को छोड़कर। ठीक है, तो अब देखो, अब गुवार है। आप बोलोगे गुवार कहाँ काम आता है? गुवार का ऊपर वाला छिलका होता है ना रे। ऐसा कोई आदमी जो गुवार नहीं जानता हो, ये तो बता दो मेरे को। ऐसा कोई नहीं है ना? ऐसे यदि ऐसा कोई हो तो मंडी में जाना, दुकानदार को बोलना कि गुवार खरीदना है, दिखा कैसा है, वो आपको लाके दे देगा और आप उसकी शक्ल देख लेना। ठीक है, और लेके मत आना, वहीं उसको देके वापस आ जाना। हाँ, तो गुवार नहीं देखा हुआ? गुवार नहीं देखा हुआ तेरा? अब यार इसको गुवार कहाँ से दिखाए? तेरे पास घर पे है, लगा हुआ है? गुवार की फली नहीं जानती? जानती है ना? उसके वो अंदर वाला जो बीज निकलता है उसे गुवार कहते हैं। वो जब सूख जाए, हाँ, ऐसे महानुभाव कहाँ से आते हो तुम लोग? हाँ रे, तो जो गुवार का छिलका होता है ना, तो अपने आप ने पैरासीटामोल टेबलेट लेते हैं सारे के सारे, है ना? कोई सा भी दर्द हो, बोले पैरासीटामोल ले ले। बोले पेट पेट दुख रहा है, बोले पैरासीटामोल। बोले सिर दुख रहा है, बोले पैरासीटामोल। बोले पेट दर्द हो रहा है, बोले पैरासीटामोल। लेते हैं, सबके घर पे मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। उसकी जो ऊपर वाली कोटिंग होके आती है ना, और ध्यान रखना उसी की नहीं, मेनली जितने भी जो पेन किलर होती हैं, उन पेन किलर की जो ऊपर से कोटिंग होती है वो गुवार के छिलके से की जाती है रे। ठीक है, एक बार पैरासीटामोल की डिमांड बहुत बार बढ़ गई थी, और बढ़ने की वजह से ना ये गुवार 1 लाख गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो दवाइयों की कोटिंग है ना, इस दवाइयों की कोटिंग में दो चीजें काम आती हैं, और दोनों फसल मेनली राजस्थान में होती हैं, गुवार और बाजरा। ठीक है, बाजरे का तो लगभग 100% उत्पादन अकेला राजस्थान ही करता है। इसके अलावा बाजरा आपको नहीं मिलेगा। राजस्थान में बाजरे आपको 3 टाइप के मिल जाएंगे, बाजरा मिल जाएगा, बाजरी मिल जाएगी, और शंकर बाजरा मिल जाएगा। ठीक है, और ये वही व्यक्ति पहचान सकता है जो किसान से घर से जुड़ा हुआ है, बाकी तो सबके लिए वो बाजरा ही है। बाजरी थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, बाजरे की रोटी जिस दिन खाओगे ना, उस दिन खाओगे यार वास्तव में रोटी होती है। अपने इस बेल्ट में नहीं होती, मारवाड़ बेल्ट में ज्यादा होती है बाजरी। ठीक है, या बाजरी को वो व्यक्ति उगाते हैं जिनके घर पे ट्यूबवेल नहीं है, जो मेनली किससे होती है? बारिश के पानी से हो जाती है, वो ऐसे नहीं होती है। हाँ, तो ये आपके सेक्टर हैं। अब देखो रे, भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर कौन है? कृषि। और ये कृषि पे डिपेंड जितने भी औद्योगिक क्षेत्र शामिल होते हैं, अर्थात भारत में यदि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है तो वो कौन सा? आपका कृषि है। कौन है? कृषि है। दूसरा देखो, दो तरीके की पूंजी होती है, आपको एक चल पूंजी आएगी, एक अचल पूंजी आएगी, एक आएगी कार्यशील पूंजी। ठीक है, कृषि में जो पैसा लगता है वो कार्यशील पूंजी का हिस्सा है। कैसे? किसान था, कहीं से बेचारा ब्याज पे पैसा उठा के लाया, ठीक है, उसने मूंगफली उगाई, मूंगफली उगा के उसने उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद में जिससे ब्याज पे लाया था उसको ब्याज सहित पैसा वापस दिया, और अपने घर को क्या किया? रे सुचारू रूप से चलाया। ऐसा जो व्यक्ति काम करता है कि जिसको जो उत्पादन होगा उससे उसकी रोजी रोटी चलेगी, वो पूंजी कौन सी पूंजी कहलाती है? अरे कार्यशील पूंजी कहलाती है। कौन सी पूंजी कहलाती है? कार्यशील पूंजी कहलाती है। वो किसका हिस्सा है? कृषि का हिस्सा है। कृषि में ध्यान रखना, मेनली एक दो को छोड़ दो जो मोटे स्तर पे उत्पादन करते हैं, इसके अलावा कृषि का उत्पादन करने वाला गांव का आदमी ऐसा ही है, बेचारा ब्याज में पैसा उठाता है, लाता है, उगाता है, ब्याज वाले को ब्याज की रकम के सहित पैसा देता है, और उसके बाद में अपने घर की रोजी रोटी चलाता है। वो किसका हिस्सा है? कार्यशील पूंजी का। यहाँ दो पूंजी आएंगी, चल और अचल। अचल पूंजी वो होती है जो एक बार किसी चीज में निवेश किया गया, अब वो स्टेबल हो गई है, वो वहां से कहीं नहीं जाएगी, आप उसका सेल या रीसेल करोगे तभी उसका कुछ हो सकता है। चल पूंजी
कि होता क्या है, इन्होंने कोई चीज ली, उसको बेची, बेचने के बाद में जो प्रॉफिट आते हैं उन प्रॉफिट से नया कोई काम करते हैं, वो पूंजी कौन सी पूंजी कहलाती है? अरे चल पूंजी कहलाती है। ठीक है, अर्थात आई, आने के बाद कोई नया काम किया, दोबारा घूम के वापिस आ गई है, वो पूंजी कौन सी पूंजी कहलाती है? जैसे गाड़ी है, गाड़ी किसका हिस्सा है? चल पूंजी का है। आज वहां है, कल यहाँ जाएगी। ठीक है, चला के तो लानी है, लेकिन आपने कहीं जगह, कोई जगह आपने कोई जमीन खरीद के छोड़ दी है, कोई दुकान खरीद के छोड़ दी है, अब वो जहां खरीदी है वो वहीं रहेगी, वो कहीं दूसरी जगह पर स्टेबल नहीं कर सकते। वो किस पूंजी में आ जाएंगे? आपकी अचल संपत्तियों में आएंगे या अचल पूंजियों में आते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक सेक्टर लिखो, द्वितीय कल समझाएंगे। हाँ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा है, तो कौन सा है? प्राथमिक। ध्यान रखना, यहाँ से जो सबसे तीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। कृषि क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक। औद्योगिक या इंडस्ट्रियल क्षेत्र कौन सा है? द्वितीयक। और सर्विस एरिया कौन सा है? तृतीयक। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ आपको, मैं आगे राष्ट्रीय आय पढ़ाऊंगा, जीडीपी। ठीक है, तब ध्यान रखना ये तीनों सेक्टर को अलग अलग पढ़ाऊंगा वापिस। ध्यान रखना, जब सरकार रिपोर्ट जारी करती है ना, आप यदि आर्थिक समीक्षा पढ़ना जानते हो थोड़ी बहुत, और यदि आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी आती है, तो सरकार उसमें ये लिखती है कि हमने कृषि क्षेत्र से तो कितना पैसा कमाया है। ठीक है, इसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र से हमने कितना पैसा कमाया है, और तीसरा क्षेत्र कौन सा आता है? अरे सेवा क्षेत्र से हमने कितना पैसा कमाया है। ये तीनों अलग अलग सरकार अपनी आर्थिक समीक्षाओं में लिखती है। आप आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट डाउनलोड करना। आज कितनी तारीख होगी रे? 18 हो गई ना। 22 तारीख को सरकार अपनी एक आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जारी करेगी, बजट से एक दिन पहले जारी करती है। ठीक है, उसमें उठाना और सेक्टर में जाना। सेक्टर में आपको 3 सेक्टर मिलेंगे और सरकार के तीनों सेक्टर आपको ऐसे हुए लिखे मिल जाएंगे। और उसके आगे पहला लिखा हुआ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड थर्ड। ठीक है, और उसमें एक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो इनमें सरकार कैसे कितना कमाती है? सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस से आता है। किससे आता है? सर्विस से आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सारे के सारे किस में आ जाएंगे? सर्विस में आएंगे। जितनी भी नौकरियां हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, सारी की सारी किस में आती हैं? सर्विस में आती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा है जो किससे आता है? सेवा से आता है, सर्विस से आता है। शोषण ही आएगा। दोहन का अर्थ होता है कि चीज रिसाइकल फॉर्म में वापस आ जाए। यहाँ रिसाइकल कैसे आएगी? कुछ चीजें रिसाइकल फॉर्म में आती नहीं है। माइनिंग, माइनिंग इंडस्ट्री में जाती है आधी, तो आधी आती है सेवा में। प्राथमिक कैसे आएगी माइनिंग? खनन आ जाएगा, हाँ खनन आ जाएगा प्राथमिक। हाँ खनन बोलो तुम, हाँ खनन आएगा प्राथमिक में। मेनली ये एग्रीकल्चर का हिस्सा है पूरा का पूरा। अरे वाह, देख दिया। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद हमें कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, मधुमक्खी आदि से प्राप्त होते हैं। तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे रे? आपके
कृषि क्षेत्र में। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं रे? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। पैसा इस क्षेत्र के लिए, निर्माता के लिए कौन सी पूंजी होता है रे? कार्यशील पूंजी होता है। और यह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। बायोलॉजी में इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? पिसिकल्चर कौन सी? और वो मधुमक्खी वाला? और सेरिकल्चर? सेरी सेरी रेशम कीट। और फ्लोरिकल्चर? और पोमोकल्चर? पोमोकल्चर। है, गलत हो गया है। ये फूलों का, ये फलों का। और विटी अंगूर या शराब का उत्पादन, दोनों मिलते हैं, ध्यान रखना। या तो आपको मिलेगा अंगूर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, या मिलेगा आपको प्रोडक्शन ऑफ वाइन। बाकी बात करेंगे कल।